जी एनीवन। सोशल इन्वायरमेंट एक क्लास में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या सोशल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है आपकी नज़र में, क्या आप इसको देखते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे ख्याल से तो सोशल इन्वायरमेंट जैसे एकेडमिक के अलावा जो बच्चों की डिफरेंट स्किल्स डेवलप करने को कहा जाएगा। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया या मिलके काम करना हो गया या कोई प्रोजेक्ट पे काम करना। तो मे बी ये सब सोशल इन्वायरमेंट, ताकि बच्चे आगे जाके या प्रैक्टिकल लाइफ में जाके वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी हों। जी जी बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल हो, वो ग्रुप वर्क कर सकें, टीम में काम कर सकें, किसी प्रोजेक्ट में कलेक्टिवली आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, और एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम। कहना चाहूँगी सोशल जो है ना इसमें बात की गई है। तो बेसिकली सोशल का मतलब है इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना विद अदर पीपल्स, वर्क प्लेस। ठीक है। तो यहाँ पर क्लासरूम की अगर बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि जैसे हम बच्चों की ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं, या बच्चे खुद भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उनसे उनका क्या होता है कि सोशल जो बिहेवियर होता है ना, वो चेंज हो रहा होता है, इम्पैक्ट कर रहा होता है। उसकी सराउंडिंग की वजह से उनको कैसा माहौल दिया जा रहा है, वो किस तरह के स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा टीचर्स भी इम्पैक्ट कर रही होती है कि टीचर्स का बोलने का जो है ना वो वे कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी सोशली डेवलपमेंट करवा रही होती है बच्चों के अंदर। और इसकी वजह से उनमें जो है ना वो टीम वर्क ये क्रिएट होता है। इसके अलावा जो है ना ग्रुप वर्क, ये जो इन फ्यूचर बहुत काम आता है कि आप किस तरह मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सोशल इन्वायरमेंट में आता है, और बच्चा क्लास में ये सब चीज़ें सीख रहा होता है, टीचर से भी और अपनी सराउंडिंग से भी, जिसमें स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। डेफिनेटली। स्कूल एक नॉलेज ट्रांसफर की जगह के साथ साथ वो डिफरेंट चीज़ें भी एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में डेवलप करता है स्कूल क्लासरूम। ठीक है, जहाँ पे बच्चे न सिर्फ सोशली इंटरेक्ट करते हैं बल्कि साइकोलॉजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली, लैंग्वेज के नज़र में, ये सारी चीज़ें एक साथ साथ बच्चों में डेवलप होती मतलब इन कंटिन्यूस प्रोसेस में होती हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स सीखता है, बच्चा टीम वर्क में कैसे काम करना है वो सीखता है, बच्चे में एक फ्रेंडशिप का स्पिरिट आता है। तो ये सारी चीज़ें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, सोशली इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट करती हैं सारी चीज़ें। तो आगे चलते हैं हम के इसमें और कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली शेप करता है स्टूडेंट्स को, कि वो कैसे फील करता है एक क्लासरूम में। क्या वो किसी बच्चे से फ्रेंडशिप टाइप फील करता है, या किसी जेलेसी फील करता है, या ऐसे कोई इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे बच्चे की फीलिंग नरिश होती है, जिसमें वो इंटरेक्ट करता है, जिसमें वो चीज़ें लर्न करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई, वो बच्चा नॉर्म्स सीखता है कि कैसे बिहेव करना है, वो कुछ वैल्यूज को सीखता है कि कैसे मुझे कम्युनिकेट करना है, बड़ों से कैसे करना है, छोटों से कैसे करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करनी है। और एक इमोशनल क्लाइमेट क्रिएट होती है कि हम एक कलीग में हैं तो कैसे बिहेव करें, क्लास में हैं टीचर को आंसर करना है तो कैसे क्रिएट मतलब उसको आंसर करें। तो ये सारी चीजें होती हैं ना, वो सोशल इन्वायरमेंट में आती हैं एक क्लासरूम के। ठीक है, अगर कोई किसी क्लास में कोई पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे बच्चे के अंदर में मोटिवेशन पैदा होगी, वो कोऑपरेट करेगा, वो इंक्लूसिविटी की तरफ जाएगा, वो अच्छे तरीके से टीम वर्क भी करेगा, वो ग्रुप वर्क भी करेगा, प्रोजेक्ट्स में भी काम करेगा, और डिफरेंट दोस्तों के साथ भी अच्छे तरीके से मेलजोल कर पाएगा। ठीक है, तो सोशल इन्वायरमेंट ऑफ ए क्लासरूम रिफर्स टू नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये एक नेटवर्क होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन स्टूडेंट टीचर एंड जो डिफरेंट कलीग हैं उसके स्टूडेंट्स के। तो यह एक नेटवर्क होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, जो कि इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट को, कि वो क्लास में कैसे पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट में
मतलब इंक्लूडेड हैं। अगर हम मजीद बात करें कि सोशल एनवायरनमेंट के की एलिमेंट्स कौन से हैं, तो पहली बात जो आती है वो टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप की आती है। ठीक है। अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो वो ट्रस्ट को, रिस्पेक्ट को, मोटिवेशन को ख़त्म कर देगा स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। अगर सेम रिलेशनशिप और पॉजिटिव है हमारा, तो वो स्टूडेंट्स के अंदर में ट्रस्ट के एलिमेंट को, रिस्पेक्ट के एलिमेंट को, मोटिवेशन के एलिमेंट को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ वो जो स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशन होगा वो भी आगे अच्छे तरीके से नरिश होगा। वो और जो स्टूडेंट्स होता है वो लर्निंग में फिर इंगेज होता है और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता है। सेकंड जो चीज़ है एज ए की एलिमेंट, तो ये पीयर रिलेशनशिप है, यानी स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के साथ, यानी दोस्तों के आपस में क्या ताल्लुकात हैं, वही क्लासरूम में, वही बच्चों के दरमियान उसके क्या ताल्लुकात हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। तो ये अगर हेल्दी और कोऑपरेटिव नहीं है तो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रोमोट सोशल लर्निंग को प्रमोट नहीं कर पाएगा। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो हमने बात की थी मेस्लो के थ्योरी में, वो उसके अंदर नरिश नहीं हो पाएगी, वो दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मेल जुल नहीं कर पाएगा। तो ये पीयर रिलेशनशिप भी है, की एलिमेंट है सोशल इन्वायरमेंट में एज इन ए क्लासरूम। तीसरी जो बात है कि वो क्लासरूम रूल्स एंड नॉर्म्स की है। कि एक क्लासरूम में एक सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी टीचर्स ने क्रिएट कर दी हैं कि अगर कोई भी बच्चा किसी को बुली करेगा, कोई भी चीज रूल की वायलेशन करेगा, या म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या किसी की बात नहीं सुनेगा, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिन रिएक्शन होगा। तो ये भी एक चीज़ है जो सोशल इन्वायरमेंट पर इम्पेक्ट करती है। तो उसके बाद है रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। और बच्चे अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का ओपिनियन, या एक दूसरे के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो अच्छे तरीके से सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। फिर वो लेबलिंग देंगे कि आप ये हो, आप वो है। तो एक अच्छे तरीके के साथ क्लासरूम में एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। और इसके बाद है कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क। वो आपस में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टीम वर्क करें और आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करें, और एक लर्निंग गोल को एज ए कॉमन लें। तो वो उसमें उसके अंदर भी एक सोशल इन्वायरमेंट, एक सोशल एलिमेंट, एक सोशल टीम वर्किंग के तौर पर वो चीज़ें फिर नरिश होती हैं, वो उसके अंदर बिल्डअप होती हैं, और स्टूडेंट्स फिर कोऑपरेट करता है, टीम वर्क में काम करता है। इमोशनल सेफ्टी एंड इंक्लूजन, तो ये इंश्योर करता है कि एवरी स्टूडेंट्स फील एक्सेप्टेड। बच्चे के अंदर वो वो फीलिंग हो कि वो जो बात कर रहा है उसकी कोई वैल्यू है, उसको कोई एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीज़ भी सोशल इन्वायरमेंट में अंदर आ जाती है। और ये अगर बच्चे के अंदर खुद खुद की वैल्यू फील नहीं होगी, तो वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। वो सोशल जो डिस्कशंस होती हैं, कम्युनिकेशन होती है, या जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, वो भी फिर अच्छे तरीके से के साथ उसके अंदर में नहीं आ पाता। और फिर ये होता है कि वो बच्चा फिर सोशली पार्टिसिपेट नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, एंड देन वो फिर आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। उसके बाद हम पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बयान करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहली बात है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट की। कि अगर पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट है तो उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, कि एवरीवन फील वैल्यूड, कि जो वो बात करे, जो भी उसका आइडिया हो, चाहे डिफरेंट हो, चाहे कैसे भी हो, उसको कोई सुन रहा है तो उसको उसके अंदर में एक रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का एलिमेंट पैदा होगा। ठीक है। कोई भी इसको जज नहीं कर रहा होगा, सब सुनने वाले हैं, और उसके बाद वो भी सबको सुनेगा। नंबर दूसरी ओपन कम्युनिकेशन। पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट में ओपन कम्युनिकेशन होती है, कि कोई भी इश्यू हो, कोई भी बात करनी हो, किसी भी इश्यू पर अपना कोई आइडिया देना हो, तो वो अच्छे तरीके के साथ ओपनली कम्युनिकेट करें टीचर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें। तो इससे भी एक पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। फेयर एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। अगर किसी भी क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं होगा, तो वो क्लासरूम अच्छा है और इफेक्टिव क्लासरूम नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने सोशल और पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो हमें फेयर और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। कि
कोई भी बच्चा अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसको सजा लाजमी मिलेगी। रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट, अगर किसी भी पॉजिटिव बिहेवियर को हमने लॉन्ग टर्म लेकर जाना है, लेकर चलना है, तो वो हम रिकग्निशन और इनकरेजमेंट का एलिमेंट अपने टीचिंग जो है ना, टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट में लागू करें। अगर हम बच्चों को इनकरेज नहीं करेंगे, उसके उसको उसकी रिकग्निशन नहीं होगी, तो उसके अंदर में जो एक मोटिवेशन और सेल्फ स्टीम का एलिमेंट होगा वो पैदा नहीं होगा। वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा आपके क्लासरूम के सोशल इन्वायरमेंट को। इसके बाद है एक्टिव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। जब तक लर्नर्स एंगेज नहीं होते डिस्कशन में या डिसीजन मेकिंग में, तो वहाँ पे भी सोशल इन्वायरमेंट इम्पेक्ट होता है। एंड देन कल्चरली रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, कि अगर कोई बच्चा किसी भी कल्चर से आ रहा है तो वो डाइवर्सिटी है, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसके कल्चर के तहत आप उसको रिस्पॉन्स करें। ऐसा ना हो कि उस पर कोई आप लेबलिंग कर दें या उसके बैकग्राउंड पर बात करना शुरू कर दें, या स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड पर बात करते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसको आप एंटरटेन करें, इसको आप सेलिब्रेट करें, ताकि वो बच्चा अपनी जो डाइवर्सिटी के ऊपर वो पीछे ना रह जाए, और एक पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट ना हो, होगा फिर। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये यही थी। उसके बाद अब इसी सोशल इन्वायरमेंट को बिल्ड करने में टीचर का क्या रोल है। तो ये पहला जो रोल है वो मॉडल रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग बिहेवियर। टीचर एक मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है बच्चों का। अगर टीचर खुद ही ये चीज़ें करेगा, सोशल इन्वायरमेंट को हिट करेगा, उसको वायलेट करेगा चीज़ों को, तो वो बच्चे फिर उसी बिहेवियर को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो टीचर को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए अपनी काइंडनेस को, उसके डिसीजंस फेयर हों, एम्पैथी शो करे, ताकि बच्चों में ये सारे एलिमेंट पैदा हों, वो सही बच्चे भी उसको मॉडल कर सकें। क्रिएट क्लास रूल्स कोलाबरेटिवली, जो आप क्लास के रूल्स बना रहे हैं वो कोलाबरेटिवली क्रिएट करें। ऐसा ना हो कि आपने घर से 5 6 6 7 आपने रूल बना लिए, आके बोर्ड पर आपने चिपका दिए और बच्चों को कहा कि ये रूल्स हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट में को नरिश करवाने के लिए आप सब बच्चों का के आइडियाज़ लें, उसको पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि सब अपना अपना एक रूल बताएं जो कि क्लास में लागू होना चाहिए। तो इससे बच्चों के अंदर में एक ओनरशिप पैदा होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट पैदा होगा कि हमने ये क्रिएट किया है तो हमने इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। ठीक है। तो उसके बाद इन टीचर इनकरेज करे पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन को, कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे क्लासमेट की हेल्प कर रहा है, उसको कोऑपरेट कर रहा है किसी चीज़ में, तो ये सारी चीज़ें भी सोशल इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं। और टीचर अगर कोई बच्चा यही चीज़ें कर रहा है तो उसको इनकरेज करे कि आपने बहुत अच्छा किया। उसके बाद इमोशनल सपोर्ट और एम्पैथी देनी चाहिए। बच्चे अगर कोई अच्छी फीलिंग उसके अंदर नहीं आ रही, या कोई उसका मूड ऑफ है, या कोई इसके बैक में कोई परेशानी है, तो उसको भी देखना चाहिए कि इमोशनल सपोर्ट देनी चाहिए, और बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि ये आप जो है ना वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इमोशनल एक बैक देना, इमोशनल सपोर्ट देना भी टीचर का काम है, टू बिल्ड द सोशल इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। उसके बाद जो क्लासरूम में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बच्चों के अंदर जो झगड़े होते हैं, बच्चों में जो क्लासरूम में झगड़े होते हैं, तो इसको भी कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस करें। ऐसे ना कि आप किसी एक बच्चे को जो है ना वो अनफेयर एक डिसीजन लें, और दूसरे बच्चों को जो है ना वो ऐसे ट्रीट करें जैसे वो स्पेशल हो। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिवली रिजोल्व करना चाहिए, और जो पार्टीज होंगे यानी जो स्टूडेंट्स होंगे उसको मीडिएट करना चाहिए, और उसको इस एक विन विन सिचुएशन की तरफ लेकर चलना चाहिए, ताकि वो एक क्लासरूम का सोशल जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो। तो इस सारी चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट्स की मोटिवेशन और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्टअप करता है। एक सपोर्टिव रिलेशनशिप मतलब पैदा होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, ताकि अच्छे तरीके से वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हों उसमें बच्चे अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएं और अपना व्यू दे दे पाएं। ये बिहेवियरल इश्यूज को रिड्यूस करता है, कि अक्सर बच्चे
कॉन्फ्लिक्ट में या सेल्फ डिसिप्लिन या ये सारी चीज़ों में जकड़ जाते हैं। तो वो एक बिहेवियरल इश्यूज को ये रिड्यूस करता है। अगर कोई बच्चा सही तरीके से बिहेवियर नहीं कर रहा, तो आप अगर एज ए टीचर उसको समझाएं, इमोशनल सपोर्ट दें, या कि आपने इसे क्यों किया, या एक आपने रूल बना दिया, तो ये सारी चीज़ें जो सोशल इन्वायरमेंट में आती हैं वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर को। तो जो भी उसमें बिहेवियरल इश्यूज होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाते हैं। एक इसके बाद पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट एकेडमिक एंगेजमेंट को भी बूस्ट अप करता है, कि बच्चा पार्टिसिपेट करने लग जाता है। वो उसके अंदर में एक मोटिवेशन का एलिमेंट पैदा होता है, वो कोऑपरेटिव बन जाता है फिर। और लास्ट में ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड क्लासरूम कम्युनिटी, कि आप हम सब आपस में दोस्त हैं, हम हमारे अंदर में टीम वर्क है, एक दूसरे का हम केयर करते हैं, और ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि इमोशनली और मेंटली या सोशली एक दूसरे की हेल्प करने से वो उसके अंदर में एक सेल्फ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा हो जाती है। एक कम्युनिटी का एलिमेंट उसके अंदर में पैदा होता है। और जब बच्चा यही सेंस ऑफ बिल्डिंग या सही यही कॉन्सेप्ट माशरे में लेकर जाता है, तो वहाँ पे भी वो ऐसी कम्युनिटी, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जैसा उसने क्लासरूम में सीखा होता है। तो स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं सोशल इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए? तो ये मॉर्निंग मीटिंग है, ये बिल्ड करता है कम्युनिटी एंड शेयर आइडियाज, के आइडियाज शेयर होती हैं, और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग का एलिमेंट पैदा होता है। ग्रुप टास्क ये कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। पीयर मेंटोरिंग ये सपोर्ट करते हैं किसी वीक स्टूडेंट्स को, अगर किसी क्लासरूम में एक बच्चा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा, उसको रीडिंग नहीं आ रही, तो दूसरा बच्चा उसको समझाए, पीयर मेंटोरिंग करे उसकी, तो जो भी वीक स्टूडेंट्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव हो जाएंगे। पॉजिटिव फीडबैक, अगर टीचर डिजायरेबल बिहेवियर अचीव करना चाह रहा है तो वो पॉजिटिव फीडबैक दे। रिफ्लेक्टिव डायलॉग्स, अगर किसी स्टूडेंट्स या किसी भी बच्चे से गलती हो रही है तो टीचर उससे बात करे, और एक रिफ्लेक्टिव डायलॉग हो कि आपने ये क्यों किया। तो इससे एक इमोशनल एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, स्टूडेंट्स बताता है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद अगर कॉन्फ्लिक्ट मजीद होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? टीचर टीचर के रोल में आता है ये भी, कि लिसन टू बोथ साइड्स, दोनों बच्चों या दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए। फोकस ऑन बिहेवियर नॉट द पर्सन, कि अगर कोई बच्चा कोई भी बिहेवियर कर रहा है तो उस बच्चे पर फोकस करने के बजाय उस बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए, उस बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहिए। मॉडिफाई करने के लिए आपने स्ट्रेटजीज बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यूज मीडिएशन और पीयर रिजोल्यूशन, अगर बच्चे आपस में सॉल्यूशन ढूंढ कर आते हैं, कोई डायलॉग करते हैं, या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उसको आप इनकरेज करें। अप्लाई फेयर कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप अच्छे तरीके के साथ उसमें जो चीज़ें हैं उसको रिजोल्व करें, ना कि एक को फेयर फेयर दें और एक को आप जो है ना वो अनफेयरली ट्रीट करें। और उसके बाद रीइंफोर्स हार्मनी एंड फॉरगिवनेस, कि बच्चों के अंदर में एक हार्मनी और फॉरगिवनेस का एलिमेंट आप पैदा करें, कि उसके अंदर में जो भी झगड़े वाला एलिमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो और एक बच्चा पार्टिसिपेशन की तरफ जाए। तो इस सारे टॉपिक पे आपके पास 3 CRQs हैं, इसको पढ़ें। और अगर आप इस सारी चीज़ों पर आपने कमेंट देना है या कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो 10 मिनट हैं आपके पास, इसको देखें और उसके बाद आंसर दें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सोशल एनवायरनमेंट तो यही है कि एक क्लास है, क्लास में टीचर टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और स्टूडेंट का आपस में क्या पेयर रिलेशनशिप, और वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स किस तरह से अपने आप को फ्रीली मतलब ओपन महसूस कर रहे हैं टीचर के साथ। और इसमें ये आता है कि
अगर सोशल इन्वायरमेंट क्लास का अच्छा होगा तो उसमें पॉजिटिव लर्निंग होगी बच्चों की। बच्चे जो है वो मतलब कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि वो अपने आप को एक दोस्ती वाला माहौल महसूस करके क्वेश्चन करेंगे टीचर से। और उसमें बच्चे एंगेज भी ज़्यादा करेंगे, पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा करेंगे, और फेयर भी उसमें नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ना एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। जी जी, बेहतरीन अलीगुल। जाहिर सी बात है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या जो भी चीज़ें आपने बात की, ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट में होती हैं। एक बच्चे को एक मोटिवेशन मिलती है पार्टिसिपेट करने में, या उसके अंदर जो भी इमोशनल या जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो भी आस्ते आस्ते क्लियर होते हैं, और टीचर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन बनती है उसकी, दूसरे बच्चों के साथ भी। तो एनीवन एल्स अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहे इसी में तो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जायद। सर सोशल इन्वायरमेंट जो क्लास में है वो रिलेशनशिप को, इंटरेक्शन को, डायनामिक्स को जो है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो है जाहिर करता है। तो उसकी मिसाल यही है कि स्टूडेंट जो है उसके जो है बहुत जो है आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने ख्यालात एक दूसरे से शेयर करते हैं, या उससे हमें कोई एक नई चीज़ स्टूडेंट से भी मिल जाती है सीखने के लिए, टीचर्स को भी, या टीचर्स भी जो है स्टूडेंट्स को बहुत सी चीज़ें उसमें से देख के बता सकता है। जी जी। कोई एग्जांपल सोशल इन्वायरमेंट का? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपने कमेंट करना है। अब फर्स्ट हो गया, ठीक है, दो लोगों ने आपने कमेंट कर दिया सर ये थोड़ा समझाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है। कि आपके क्लास में बच्चे अक्सर एक दूसरे के जो टोन होता है, एक्सेंट होता है या बैकग्राउंड होता है, उस पर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो आप एज अ टीचर कौन से दो स्ट्रेटजीज यूज करने वाले हैं कि बच्चे के अंदर में रिस्पेक्ट और एम्पैथी एक दूसरे के लिए पैदा हो जाए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सुनिए। सर जो सेकंड वाला क्वेश्चन अभी आपने पूछा, अकॉर्डिंग टू मी, वैसे आप कितने भी एग्जांपल्स दे दें बच्चों को, है ना, लाइक अपना आप एग्जांपल दे दें या किसी और का भी, तो उन पे ज्यादा जो है ना इम्पैक्ट नहीं होता। बट एज अ मुस्लिम अगर आप उनको जो है वो कुछ अहदीस वगैरह बयान कर दे रिगार्डिंग दिस, कि अल्लाह ताला कितने जो है ना नाखुश होते हैं ऐसी चीजें करने से, किसी को बुली करने से या किसी के बैकग्राउंड पे कोई क्वेश्चनिंग करने से, तो आई थिंक वो फिर उनमें जो है ना थोड़ा सा इमोशनली जो है ना वो चीज आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और उसके जी अलावा या अगर आप उनको ये कहें कि आप खुद इनकी जगह पे खुद को रख कर सोचें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो है ना वो लो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कोई जो है ना वो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो आप उसको और ज्यादा प्रायोरिटी दें, ताकि जो हाई क्लास फैमिलीज हैं या जो वैसे उनको बुली करते रहते हैं, तो उनको रियलाइज हो कि लाइक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मतलब जो है हम अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हर कोई हमें अप्रिशिएट करेगा या हर कोई हमें वैल्यू करेगा। तो एज अ टीचर आपको जो है ना जो लो बैकग्राउंड से हैं या जिन बच्चों को ज्यादा वो हाईलाइट किया जाता है स्कूल्स में, आप उनको और ज्यादा आगे लेकर आए, ताकि बाकी बच्चों से जो है ना वो कुछ सीखने को उनको मिले। और जो थर्ड क्वेश्चन है कि अगर, स्पेशली गर्ल्स में होता है सर, एज अ टीचर मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया जी है, जी। स्पेशली जो फ्रेंड्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली उनके जो है ना वो डिस्कशन गॉसिप्स जारी रहता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि लाइक उनको सेपरेट कर देती हूँ, या अदरवाइज ये होता है कि उनमें से किसी एक को खड़ा करके और कहती हूँ आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो ना, काइंडली वो हम सबसे भी डिस्कस करें, ताकि हमें पता लगे, हम भी हंसे, अगर कोई जोक है तो हमें भी आप बताएं। तो फिर उससे थोड़ा सा वो शाय फील करते हैं और उनको रियलाइज होता है कि मतलब टीचर हर चीज नोटिस कर रही है, देन वो फिर हट जाते हैं उस चीज से। जी जी, ये आपकी स्ट्रेटजी हो, मैं भी कोई और किसी और स्ट्रेटजी से काम लेता हूँ। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया इमोशनली। एक जो आपने सेकंड क्वेश्चन में टच दिया वो भी देना चाहिए, मगर एक आपके पास एज अ टीचर सॉलिड एक अच्छी एक प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर में जो एम्पैथी और रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, उसको कैसे हमें नरिश करना है, बूस्टअप करना है। तो एनीवन एल्स? सर
जी जी सपा। स्ट्रेटेजी है ना इसमें। तो मैं बच्चों को कहती हूँ जो मुझे नजर आ रहा है कि वो स्पिन कर रहे हैं, लफिंग कर रहे हैं, मैं उन्हीं से सवाल फिर करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ फिर उनसे सवाल करती हूँ, बेटा अभी मैं बता रही थी आपको ये, तो ये कंडीशन है, तो इसमें अब हम क्या करें कि ये कंडीशन पर जो है ना वो पूरी उतरती हो, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बनाकर या कुछ इस तरह की कि वो इन्वॉल्व हो और क्रिटिकली उसको थिंकिंग करे, और दोबारा से जो है ना वो मेंटली जो है ना वो क्लास में वापस आए। तो इस तरह ये कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ, या फिर उनसे कभी ये कह देती हूँ कि बेटा अभी जो मैंने सेंटेंस बोले थे क्या आप बता सकते हैं, मैंने अभी कौन सा फार्मूला पढ़ा रही थी आपको, बताया था। अब अगर रिवाइज कर लें तो पूरी क्लास भी एक दफा सुन लेंगी तो उनको अच्छे से हो जाएगी। मतलब एक पॉजिटिव वे में उनसे क्वेश्चन करती हूँ ताकि उनको खुद भी थोड़ा फील हो कि हाँ टीचर ने हमें नोट कर लिया है, और अब हमें जो है नेक्स्ट टाइम क्लास में ज्यादा जो है ना वो मतलब नोटिस फोकस होकर पढ़ना है। तो ये मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिससे बच्चा जो है ना वो फौरन फिर वापस आ भी जाता है कि नहीं लेक्चर को सुनना है, क्योंकि टीचर किसी भी वक्त किसी को भी खड़ा करके पूछ सकती है कि मैंने अभी पीछे जो प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा है, या ये इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है तो हम जवाब दे सकें। तो मेरी अक्सर यही स्ट्रेटेजी होती है क्लास में। जी थैंक यू। बिल्कुल। आ, सबा बिल्कुल आपने अच्छे पॉइंट्स बताए, मगर यहाँ पर ये चीज़ है कि सर जी जी। सर जैसे अभी सबा ने बताया, तो इसी तरीके की स्ट्रेटजी होती है कि मैं अक्सर इस तरह करती हूँ, जो उनके पीछे आगे बच्चा बैठा होगा उससे कोई क्वेश्चन कर दिया तो वो थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि उनका नाम लेके ना एग्जाम्पल दे दिया, तो वो जैसे अचानक से वो बच्चा बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा कि मेरा नाम लिया गया है, लेकिन उनका नाम मैं लेती हूँ एग्जाम्पल्स में। तो जब उसकी अटेंशन आ जाती है फिर उस बच्चे से क्वेश्चंस कर लेती हूँ, तो अच्छी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे सपा ने बात की कि बच्चों को अलर्ट करवाना है, तो बच्चों के अंदर में जो है आपने एक फियर का एलिमेंट नहीं पैदा करना है, तो उसके अंदर में एक मोटिवेशन आप पैदा कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट पैदा कर रहे हैं, ताकि वो बच्चा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी करे। ऐसा ना हो कि चुप करके बैठ जाए और बोलना नहीं है आइंदा, ये सोचे कि अगर टीचर फिर नोट करता है फिर टीचर डायरेक्टली क्वेश्चन करता है नाम उठाकर। तो अगर जब भी आप क्वेश्चन करें एज ए टीचर, तो आप किसी का नाम लेकर उससे क्वेश्चन ना करें, क्योंकि हो सकता है उसको ना आता हो अर्जेंट में, उसके उसके माइंड में कोई भी आंसर ना हो उस चीज़ का, तो वो खुद डिमोटिवेट हो जाता है फिर ना। तो ये एक स्ट्रेटजी आप अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकती हैं अगर मोर प्लानिंग के साथ करें तो। अच्छा जी एनीवन है। सर, तभी पहले एग्जाम्पल में उस बच्चे का नाम ले लेते हैं ताकि हम्म। वो अलर्ट हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी देर सुनता है तो फिर उसके पास आंसर होता है, तो फिर वो इन्वॉल्व हो ही जाता है बच्चा। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने कहा। तो सेकंड दो स्ट्रेटजीज आपने नहीं बताई, एक एक बताई आपने, और उसके बाद सर जी जी, अम्ब्रेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सर वो एक्चुअली ये है कि दिस टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग ना, तो मैं इसको बड़ा आज एंजॉय कर रही थी। और जब मैं रिस्पॉन्स ना दूं तो समझ जाइएगा मैं टॉपिक एंजॉय कर रही हूँ। सर व्हेन आई वाज द प्राइवेट टीचर ना, तो आई वाज वेरी एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड मैनरेबल। लेकिन सर अब तो हमारी जब से अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट टीचर की हुई है, शक्ल ही हमारी हवलदारनियों जैसी हो गई है कि बच्चा ही हमसे इतना डर जाता है, इतना खौफ खाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि बच्चे को बोलें कि भाई जागो, कुछ तो मुंह से बोलो। हाँ तो हाँ। सर मेरा ख्याल है कि approaches and the strategies according when the students are bullying each other or teasing each other, it's depend on the situation. अब सिचुएशन टू सिचुएशन है ना, कि when you have to redirected your lesson, आप अपने लेसन का रुख जो है वो बच्चे की तरफ कर दें, shift focus to back और द डिस्कशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट, एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है। अनदर वन इज द रेनफोर्समेंट द क्लासरूम रूल्स, के वी हैव टू रिमाइंड द स्टूडेंट्स के व्हाट द रूल्स एंड द एक्सपेक्टेशन, यू आर रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। तो ये दो डेफिनेटली। चीजें हो सकती हैं कि आप बच्चे को बुलिंग से रोक सकें या डिस्ट्रैक्ट होने से उनको रोक सकें।
लेकिन सर मैं आपको सॉरी टू से बता दूं कि ऐसा जितना हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हमारी सॉरी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है बच्चों की कि उनके ऊपर इतनी कामली पॉजिटिव हिसाब से अप्लाई किया जा सके। अच्छा, तो टू बी मिस, ऑनेस्ट आप। कॉर्पोरल पनिशमेंट भी तो अलाउ नहीं है ना मैम। कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर हम हम्म, करेंगे भी तो, अगर आप कह रही हैं बच्चे बहुत ज्यादा मिसचीवियस हैं तो वो कंट्रोल नहीं हो सकते अगेन, तो फिर हमें यही स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है ना। तो तो मैंने अमरिन। मारने का तो कहा ही नहीं हाँ, है। तो अमरिन, ये एज ए टीचर आप प्रैक्टिकली क्या मतलब अप्लाई कर सकती हैं, और आपको प्रैक्टिकली अगर ये चीज़ें अप्लाई करने का मौका मिले एज ए टीचर, आप अगर आप अप्लाई करें तो आप कौन सी चीज़ को डिफ़िकल्ट फील करेंगी, और प्रैक्टिकली आप मतलब क्या फील करेंगी अगर ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। सर मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं प्राइवेट से बहुत अच्छी तरह पढ़ के गई और मैं बड़े अज़म के साथ गई थी कि मैं जो ना आई वांट टू अप्लाई द मारिया मोंटेसरी थ्योरी, आई वांट टू अप्लाई द प्याजे और दिस एंड दैट। और सर जब मैं वहां गई तो वहां मौला बख्शी चल सका और तो कुछ ना हो सका। तो सर सिचुएशन हमारी ऐसी होती है कि आप यकीन करें, कभी कभी हमें, सर मैं आपको बताऊं बेसिकली आई एम एमफिल इन एजुकेशन। तो व्हेन आई अपॉइंटेड एज अ पीएचडी ना, आप सोचें कि मैं हम्म, एमफिल करने के बाद जब पीएचडी गई, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं हायर ग्रेड्स को से जाकर छोटे बच्चों को कैसे टैकल करूं। तो मैंने सोचा मैं ये थ्योरी अप्लाई करूंगी, वो थ्योरी अप्लाई करूंगी, मैं काम रहूंगी, मैं जाकर ये कर दूंगी, फलां कर दूंगी। सर कुछ भी नहीं हुआ, आप यकीन करें, बस मेरी मूछें आने की देर है, बाकी मेरी शक्ल मर्दाना हो गई है और कुछ भी नहीं हो सका। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ग्राउंड रियलिटीज कुछ हमारे डिफरेंट है, और अगर ये हम सर। जी जी। जी सर, आप बात कर लें फिर। मैं अ, आप तो बात कर लेंगे तो फिर कैसे? यही बात कर रहा था कि हाँ, कहीं पर अगर हमारे पास इश्यूज हैं लाइक ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, तो वहाँ पर आपको डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी मैनेजमेंट आपके साथ नहीं देती ये सारी चीज़ों को करवाने के, वो सिर्फ कहती है कि कोर्स को आप पूरा करें, आप सिलेबस पूरा करें, एग्जाम करवाएं, बच्चों को ये करवाएं, वो करवाएं, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं आपको। अदरवाइज आप एज ए टीचर तो मैक्सिमम कोशिश करें इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। तो आप अपने खुद से, अब अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करें। हाँ, बाकी इश्यूज सारे सिंध में होते हैं, इवन सारे पाकिस्तान में इश्यूज हैं। जी गजल। जी सर, असल में मैं कह रही थी, जैसे मैम कह रही हैं, वाकई जब गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिस क्लास के अंदर मेजोरिटी 50 बच्चों की बैठी हो, तो फिर हम उन पे ये चीजें कैसे अप्लाई करेंगे? फिर हम पे बर्डन होता है कि वो हमें पूरा कोर्स कराना है। फिर बच्चे को सिर्फ हम मजबूरी में बहुत डांट के चुप कराते हैं, उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट कराते हैं। हमारे ऊपर भी तो वो बर्डन रहता है, फिर कैसे अप्लाई होंगी, ये कहाँ होंगी? बहुत हाँ, मेजोरिटी है गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल। बच्चों की। तो मैंने कहा कि ठीक है, ओवर क्राउडेड चीज मतलब क्लासरूम है वहाँ सिंध में भी। मैं भी एक टीचर हूँ, जाहिर सी बात है, पहले जेएसटी था, बीएसटी हूँ लाइसेंस में। तो ये सारी चीज़ें मैं भी फेस करता हूँ, मगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से, खूबसूरत अल्फाज के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली फेस करेंगे, मतलब मुझे भी पता है कि हम करते हैं, मगर आप कोशिश करेंगे। अगर आप 5 चीज़ें नहीं कर रहे तो आप एक चीज़ करें, 2 चीज़ करें। अगर आप टोटल फिजिक्स के प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, तो आप 1 2 3 4 तो करवाएं। एक बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स के नेम तो पता हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब आप जो भी आपके बस में हो, जो भी आप कर सकते हैं एज ए टीचर, एज ए क्लास टीचर, एज ए सब्जेक्ट टीचर, तो वो करें, आप कोशिश करें। सर जैसे सेकंड क्वेश्चन में आता है कि व्हेन द स्टूडेंट आर विस्परिंग ना, तो व्हाई द टीचर, हाउ द टीचर टेकल इट। ठीक है ना, नॉर्मली ये हमारा एक है। अब आप देखें कि बीइंग अ टीचर नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, मुझे नहीं पता थी ये बात, लेकिन हम उन्हें नॉन वर्बल क्यूज देते हैं। जैसे कि उनको हम घूरना शुरू कर देते हैं, या उन्हें हम अ, अपना एक एग्रेसिव जेस्चर देते हैं अगर हम उन पर शाउट ना करना चाहें तो, या शाउट ना करें, या हम कामली उसको टैकल करें।
कि हमारे आई कांटेक्ट का जो सर्किल होता है वो वही बच्चे होते हैं जो विस्परिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम्म। एक स्ट्रेटजी है कि आप उन्हें नॉन वर्बल क्यूज देते हैं। ठीक है। फिर सर अब आप ये देखें कि जब हम उन्हें नॉन वर्बल क्यूज देते रहते हैं तो यकीन करें सर हमारी आईब्रोज में आर्च पड़ गए हैं। अब हम नहीं भी बनवाते ना तो हमारी आईब्रोज गुस्से में खड़ी रहती है। तो इसका ये बड़ा नुकसान है सर। ठीक है। आप आपका खर्चा बच गया एटलीस्ट, तो हम आगे चलते हैं। सर सर जी। दूसरे पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। जी जाहिद। सर मेरा भी सर सवाल है। दूसरे के लिए जो मैं स्ट्रेटजी जो यूज करता हूँ, आप कहते हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आप बच्चे शोर कर रहे हो, आप जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मेरे पास एक तरीका आता है, वाक टाक एंड चाक। अच्छा, वॉक टॉक एंड चॉक। हाँ बेहतरीन जाहिद। तो जी। इसमें क्या है, ये क्या करते हैं? वाक भी करते रहे आप, टाक, वाक भी करते रहते हैं, टाक भी करते रहते हैं, और चाक बोर्ड भी यूज करते रहते हैं, कि ताकि सारे बच्चों का जो है फिर जो है ध्यान तकरीबन हमारी तरफ होता है। हम थोड़ा जो है लिख के फिर उसको बात करते रहते हैं, क्लासरूम में जो है विजिट भी करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, टाकिंग भी करते रहते हैं। तो इससे तकरीबन जो है हम्म। बच्चे हमारे जो है हमारी तरफ होते हैं। जी जी मैं खुद एक बिल्कुल। पीएचडी हूँ, तो मेरे मेरे पास भी क्लास में एक में ही जो है बच्चे तकरीबन 45 से 44 बच्चे हैं, और तकरीबन 40 प्रेजेंट हुए होते हैं। तो हम भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक जो है कोई भी जो है स्टिक वगैरह यूज़ नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का अच्छा रिस्पांस होता है और बच्चों का अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे इससे। माशाल्लाह जाहिद। तो हमने फिजिकल सर, सेटअप में पहले भी क्लास में हमने बात की थी ना कि टीचर को एक्सक्यूज एक मी स्पेस। सर। जी जी सनी। गजल भी बात। जैसे तो भी हम। हाँ, जी जी। जैसे भी सर ने बताया ना कि वॉक टॉक एंड चॉक, तो जब सर ने चॉक का वर्ड यूज किया, आई थॉट कि सर कहेंगे कि हम उनको चॉक फेंक कर मारते हैं, तो मतलब ये एज अ पनिशमेंट होगा, लेकिन सर ने तो बिल्कुल ही चेंज बात बता दी। सर चॉक यूज करते हैं, मारते नहीं हैं। ठीक जी, गजल आप बात नहीं करें सर, तो हम अगर आगे चलते हैं। अगर आपके पास कोरस के पूरा जो है मतलब होती है, सेटिंग होती है कि भाई अभी आप एक कोरस को भी पकड़ेंगे ना, तो मेरे ख्याल में जैसे आपने सोशल स्टडी को पकड़ा, तो उसके पूरे बुक के आपके पास मेरे ख्याल में 100 से 90 क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप दिन में एक भी क्वेश्चन करवाते हैं तो हमारा तकरीबन पूरे साल में एक 100 दिन तो स्कूल चलता ही है। मतलब 3 महीने तो स्कूल चलता ही है। छुट्टियां जितनी भी आप मिला के करोगे तो चलता है। अगर एक दिन में एक बच्चा एक सवाल भी क्लियर कर जाता है तो आपका एग्जाम तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। माशाल्लाह, बेहतरीन स्ट्रेटजी। जी गजल, लास्ट वन। नहीं सर, मैंने तब वो बोलना था दोबारा, मैंने नहीं कहा। वो शायद किसी और ने कहा था। अच्छा ठीक है। तो हम चलते हैं आगे थोड़ा के डिफरेंट थ्योरीज जो हमने पीछे पढ़ी हैं, मतलब साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो हम उसको थोड़ा टच करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है ना, क्योंकि एक थ्योरी एक लेंस होती है जिसके थ्रू हम देखते हैं चीज़ों को। क्लासरूम मैनेजमेंट को भी ऐसे ही हम देखते हैं कि उस लेंस के साथ कैसे इश्यूज को रिजोल्व किया जाए, या वो लेंस हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, कौन सा फ्रेमवर्क, कौन से आइडियाज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये इस फ्रेमवर्क हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ एंड व्हाई टीचर्स मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली। कौन सी गाइडलाइंस हैं जो मेंटेन करती हैं डिसिप्लिन को, मोटिवेशन को, लर्निंग को। ठीक है। तो ये टीचर्स को भी हेल्प करती हैं चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में, हैंडल करने में स्टूडेंट्स का बिहेवियर। तो सबसे पहले हम फिजिकल अरेंजमेंट, नहीं फिजिकल अरेंजमेंट तो नहीं है, तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी को हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी का जो फोकस होता है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की तरफ होता है, कि जो भी उसको ऑब्जर्व दिखने में चीज आती है वो उसी पर फोकस करती है ये सारी बिहेवियरिज्म। जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, जो भी हमारी चीजें होती हैं, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बिहेवियर यह है कि बिहेवियर कैन बी शेप थ्रू रीएनफोर्समेंट। कि आप किसी भी बच्चे के अंदर को किसी भी बिहेवियर को शेप करवा सकते हैं थ्रू रीएनफोर्समेंट। ठीक है। कौन सी रीएनफोर्समेंट होती है? पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, जिसमें आप रिवार्डिंग दें या कोई अच्छी चीज़ दें ताकि उस बच्चे में एक अच्छा बिहेवियर पैदा हो। ठीक है। दूसरी चीज़ है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि एक आप अनप्लेजेंट स्टिमुलस को आप ख़त्म करवाने के लिए वो चीज़ करवा रहे हैं, आप पनिशमेंट दे रहे हैं, आप उसको जैसे अमरीन ने बात की कि
अ, घूरना स्टार्ट करें, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट करें। जो अनवांटेड बिहेवियर है आपका बिल्कुल भी क्लास के सोशल सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको पनिश करें फिर, क्योंकि वो रूल के खिलाफ वायलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजिंग स्टूडेंट्स फॉर ऑन वर्क, होमवर्क सबमिशन, कि कोई भी बच्चा टाइम पे कोई भी होमवर्क सबमिट करवाता है तो आप उसको प्रेज करें सब स्टूडेंट्स के सामने, ताकि वो जो बिहेवियर उस लड़के ने, उस स्टूडेंट्स ने शो किया है, ताकि वो सब बच्चे भी ऐसे ही इसी बिहेवियर को अपने अंदर में मॉडल करें। ठीक है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन क्या है कि आप रिवार्ड एंड प्रेज यूज करें टू स्ट्रेंथन डिजायर्ड बिहेवियर। जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर होता है ना, उसको मजबूत करवाने के लिए या उसको अचीव करने के लिए रिवार्ड एंड प्रेज का यूज करें। स्टूडेंट्स को इमीडिएट फीडबैक दें ताकि वो सीखें कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप एस्टेब्लिश करें क्लियर रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस के, कौन से रूल्स हैं, अगर उसको तोड़ना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है। ओवर यूज ऑफ पनिशमेंट को उसको अवॉइड करें, कि आपने स्ट्रिक्ट जो स्टिक होती है उसको यूज ना करें, या ऐसी पनिश ना करें जो बच्चे के मोटिवेशन को या उसकी सेल्फ एस्टीम को हिट करें। ठीक है। तो ये थारोली टच था एक बिहेवियरिज्म का। उसके बाद हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो इब्राहिम मैस्लो वाली थी उसको थोड़ा टच करेंगे कि वो क्लासरूम मैनेजमेंट को कैसे देखती है। ये फोकस करती है स्टूडेंट्स की नीड और पर्सनल ग्रोथ पर, कि जो स्टूडेंट्स की नीड होती है या उसकी जो पर्सनल नरिशमेंट होती है उस पर फोकस करती है। एकेडमिक चीज़ों को पर भी फोकस करती है, मगर जो मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट्स नीड्स की तरफ होता है। ठीक है। उसके बाद ग्लेसर्स चॉइस थ्योरी भी इसी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आती है। वो कहता है कि स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबली व्हेन देयर नीड्स, कौन सी नीड्स है, लव की नीड है, पावर की, फ्रीडम एंड फन की मीट होती हैं, तब स्टूडेंट्स अच्छे तरीके के साथ बिहेव करते हैं। अच्छी चीज़ों में वो इंडल्ज होते हैं जब उसकी नीड्स मीट होती हैं, या इसकी कोई भी नीड आपके क्लास में, आपके क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जो इन्वायरमेंट है आपका, सोशली, फिजिकली, अगर ये सारी चीज़ों को मीट करता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो बच्चा मोटिवेट होता है लर्निंग की तरफ, सोशल इंटरेक्शन की तरफ। ठीक है। उसके बाद मैस्लो क्या क्या कहता है कि एक हायरार्की है नीड की। अगर एक नीड पूरी नहीं होगी तो वो बच्चा दूसरी की तरफ नहीं जाएगा, तीसरी की तरफ नहीं जाएगा, और एट द एंड उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। उसने पहले बात की थी फिजियोलॉजिकल नीड की, जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है जिसमें हमारा शेल्टर है, होम है, खाना पीना है। उसके बाद सेफ्टी की उसने बात की, फिर लाइफ की, फिर एस्टीम की, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो मेस्लो ने कहा कि बच्चों की जो नीड होनी चाहिए उसको देखना चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली उस क्लासरूम में फिट हो उसी क्लासरूम के अंदर जो सोशल इन्वायरमेंट है उसको अच्छे तरीके के साथ आगे लेकर चलें। अगर वो अ, उस बच्चों की नीड पूरी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। अगर वो बच्चा भूखा है या उसको खाना उसके अंदर सेफ्टी नहीं है, उसके बैग कोई बच्चा चुरा लेता है, उसकी कॉपी कोई चुरा लेता है एक ब्रेक में, उसके साथ लड़ते झगड़ते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नीड की मतलब मीट जो मैस्लो की हायरार्की उसमें आती हैं। अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो आपका क्लासरूम जो होगा वो एक इफेक्टिव क्लासरूम नहीं बनेगा, एक सोशल जो इफेक्टिव सोशल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि आप क्रिएट करें सेफ और केयरिंग क्लासरूम, ताकि सब बच्चे अच्छे तरीके के साथ पार्टिसिपेट करें। बच्चों को इनक्रेज करें कि जो उसकी वॉइस है वो भी सुनी जाती है, जो उसकी चॉइस है उसका भी केयर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों के अंदर में ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है, आपस आपस में, या टीचर पर जो ट्रस्ट है उसको भी बिल्डअप करवाना चाहिए। उसको उसमें भी ये अगर बच्चों की नीड्स पूरी की जाती है तो उसमें ट्रस्ट का एक एलिमेंट डेवलप होगा। ये फोकस करती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, रादर देन कंट्रोल, कि बच्चों को कंट्रोल ना करें, आप बच्चों को पनिश ना करें, बच्चों को सवाल पूछकर उसको धमकाना, उसको कंट्रोल करना नहीं है। ठीक है। बच्चों के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा करें ताकि वो खुद ब खुद आपका जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको उस पर अमल करना स्टार्ट करें। ठीक है। बच्चों को धमकाना, बच्चों को घूरना, बच्चों को डराना, बच्चों को मला बख्श दिखाना नहीं चाहिए। उसको इंट्रिंसिक उसमें उसके अंदर में इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा करें ताकि वो खुद ब खुद इसी प्रोसेस में इंडल्ज हो जाए।
उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी जो हमने पढ़ी थी अल्बर्ट बांदुरा की, वो फोकस करती है कि बच्चा लर्निंग करता है थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, कि वो बच्चा मॉडल करता है किसी स्टूडेंट्स को, किसी टीचर को, किसी पीयर को। अगर वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता है अगर एक बच्चा, तो उसको उस बच्चे को देखकर जो बाकी बच्चे हैं वो भी उसकी कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, वो टीचर की कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये कर मजीद ये कह रहा है कि रीइंफोर्समेंट कैन बी डायरेक्ट और विकेरियस, कि आप रीइंफोर्समेंट डायरेक्ट भी करें और इनडायरेक्ट भी करें, कि एक उस बच्चे को ऐसे अल्फाज कहें जो डायरेक्ट ना हो मगर वो बच्चा खुद ब खुद समझ जाए। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि आप भी एज ए टीचर और एक रोल मॉडल हैं, तो आप पॉजिटिव बने। जो भी बच्चे कोई भी आप अगर कोई क्लास का मॉनिटर आप रख रहे हैं या कोई भी ऐसा बच्चा मॉडल करवा रहे हैं, तो उसके अंदर में एक एलिमेंट हो, वो ग्रुप लीडर का एलिमेंट हो, वो टीम वर्क का एलिमेंट हो, ताकि बच्चे उसको फॉलो करें और उसको मॉडल के तौर पर लेकर चलें। बच्चों के अंदर में एक रिवार्ड और कोऑपरेटिव बिहेवियर पैदा करें थ्रू द रिकग्निशन एंड रिवार्ड। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं अल्बर्ट बांदुरा की भी क्लासरूम में। तो एक लेंसेज थे आपने तीन, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्ट और सोशल लर्निंग थ्योरी। ये तीनों चीज़ें भी आप क्लासरूम मैनेजमेंट में कनेक्ट करवा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं, मज़ीद भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 CRs हैं और 10-15 मिनट हैं हमारे पास, तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद आपके पास इंसाइटफुल कोई मीनिंगफुल आइडिया है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जी, according to behaviorism, how can reinforcement be used to manage student behavior? इस पर कौन बात करेगा? जी सर, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप? जो भी आप बताएं, पहला बताएं, दूसरा, तीसरा, जिस पर भी सर आप कहें। पहला बताना चाहूंगा। जी जी सिकंदर। Sir, according to behaviorism, how can reinforcement be used to manage student behavior? सर इसमें मैंने behaviorism में दो चीजें पढ़ी थी, पॉजिटिव reinforcement एंड नेगेटिव reinforcement। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव reinforcement को इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। अप्रिशिएशन एंड एडमायरेशन कैन बी द गुड टूल for managing the classroom management and students' behavior as well. जी So, जी the behaviorism is basically talking about the student's behavior, where the child can be controlled and utilized by the
टीचर्स स्ट्रेटजीज। जी जी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में और भी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल सर, अगर बच्चा अच्छा काम करके आ रहा है और वो उसको मजीद अप्रिशिएट किया जाए तो बच्चा खुश होगा और उसका दिल भी करेगा कि वो आगे भी मजीद उसमें मजीद एफर्ट्स करके वो अच्छा काम करे। तो इससे ये पॉजिटिव एक स्टूडेंट का बिहेवियर होगा जिसके अंदर वो मजीद दिल लगाएगा अपना काम करने में। दैट्स ऑल सर। जी जी बिल्कुल डेफिनेटली रीइंफोर्समेंट अस्सलाम एक। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वालेकुम। सर ये अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, अगर किसी बच्चे के स्टूडेंट को बिहेवियर को मैनेज करना है तो इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो जी हम अगर स्टूडेंट का बिहेवियर मैनेज करना है तो हम उसकी कंडीशनिंग बनाएंगे कि भाई अगर आप ये चीज ऐसे करोगे तो मतलब इसका फायदा आपको ये मिलेगा। तो एक कंडीशन के थ्रू भी हम स्टूडेंट का बिहेवियर जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। जी आई थिंक बिल्कुल। सो। ऐसे ही है कि बिहेवियरिज्म में जो हमने कंडीशनिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कंडीशन करवा के हम उसका बिहेवियर अल्टर करवा सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर। ठीक है। एनीवन एल्स? सर एक और चीज मैं मजीद इसमें ऐड करूंगा, जैसे अगर एक बच्चा है जो अच्छा काम वो अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है जो एज पर द टीचर्स रिक्वायरमेंट, और जो टीचर चाह रहा है कि वो क्लास में शोर ना करे या फिर वो अच्छा काम करके आया या होमवर्क नहीं करके आया, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम ये कर सकते हैं कि उसकी जो फेवरेट चीज है उससे उसको अलग कर दिया जाए। ठीक है ना? तो उससे ये होगा कि बच्चे को वार्निंग एक होगी कि वो उसको खौफ होगा कि मुझे मेरी जो मेरी फेवरेट चीज है वो मुझसे दूर कर दी जा रही है। लाइक उसका ब्रेक बंद कर दिया, या फिर उसका जो है कोई ऐसी चीज जो उसका जो लाइक उसका जो फ्रेंड है उसके जिसके साथ वो बैठता है उसे हमने उससे दूर बिठा दिया, या फिर हमने उसके पेरेंट्स को एक लेटर लिख दिया, लाइक ओके वार्निंग दे दी कि हम आपके पेरेंट्स को जो है वो एक लेटर लिखेंगे जिसमें आपकी वो सारी बातें होंगी जो हमें नहीं पसंद। तो ये भी एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ रही है ताकि हम बच्चे का जो बिहेवियर है जो उसकी इंटेंशन है टुवर्ड्स स्टडी के वो उसी तरफ आ जाए जो टीचर चाहता है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ आ रही है। इसमें सर हम ये लिख सकते हैं कि हाउ कैन रीइंफोर्समेंट बी यूज टू मैनेज स्टूडेंट्स बिहेवियर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड अगेन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसमें मैं ये कोड करूंगा, पॉजिटिव मैंने बताया और नेगेटिव भी बताया। जी बिल्कुल आप ये दोनों आप बता सकते हैं। एक आप आंसर को अपने कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। तो ठीक है। एनीवन एल्स? अगर दूसरे क्वेश्चन को देखें कि कोई भी टू नीड्स फ्रॉम मैस्लो हायरार्की जो टीचर फुलफिल करे क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने में। तो अगर किसी ने बात नहीं करनी तो हम क्लोज करें क्लास को और फिर। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में दो सर सोशल नीड्स, दो जो नीड्स हैं उनमें से सर एक के बारे में मैं बताऊंगी कि एक है सोशल नीड्स और दूसरी सेल्फ स्टीम नीड्स। सर सोशल नीड्स जेके आहिनि उहे टीचर जेका आहिनि सोशल नीड्स खे बि क्लास में जेको आहे उहो ॿारनि जे लाइ खे प्रोवाइड करे ऐं उन सां गॾु सेल्फ स्टीम जो जेको आहे न उन्हनि खे बि। सर सोशल नीड्स कहिड़ियूं, सोशल नीड्स में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं थियूं अची वञनि उन्हनि में हिकु आहे फ्रेंडशिप आहे ऐं ॿियो सोशल कनेक्शन्स आहिनि ऐं कम्युनिटी सां जेको बि ॿार जी जेका डील आहे क्लासरूम में जेके बि स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि सां उन्हनि जी कहिड़े क़िस्म जी उनजी कम्युनिकेशन आहे, उन्हनि जो सोशल इंटरेक्शन्स उते कीअं आहिनि। सर उन्हनि खे जेको आहे त उहो उन्हनि खे हिकु त इनहांस करिणो हूंदो आहे, उन्हनि खे प्रोवाइड करिणो हूंदो आहे। ऐं उन सां गॾु सर जेका सेल्फ स्टीम जी आहे मतिलबु त सेल्फ स्टीम वारी, ठीकु आहे। सेल्फ स्टीम में सर रिस्पेक्ट अची वई ऐं उन सां गॾु अचीवमेंट आहे ऐं नीड फॉर सेल्फ वर्थ कॉन्फिडेंस ऐं कॉम्पिटेंसी। सर इहे सभु इहे शयूं जेके आहिनि इहे ॿ नीड्स जेके आहिनि मूंखे लॻंदियूं त इहे टीचर जेको आहे न उहो क्लासरूम में ॿार खे फुलफिल उन जूं इहे कराए सघे थो पियो। जी बिल्कुल। हिकु सेल्फ स्टीम ऐं हुन सां गॾु बि सोशल
जी सोशल नीड्स मतलब लव एंड बिलोंगिंग नीड्स वाले जेके ॿ आहिनि जो आहिनि ये तरक़ी में। लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड आपने सेल्फ एस्टीम की बात की, तो जाहिर सी बात है सेल्फ एस्टीम जी बच्चा सर। बाक़ी जेके फिजियोलॉजिकल नीड्स आहिनि ऐं सेफ्टी नीड्स आहिनि उहे त पेरेंट्स ते ई हूंदियूं आहिनि। उहे ॿार जूं उहे पेरेंट्स जे तरफ़ खां ई उन जूं पूरियूं थींदियूं आहिनि। फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड वाटर एयर स्लीप शेल्टर क्लॉथिंग वग़ैरह जेके बि अची वियूं ऐं सेफ्टी नीड्स सर इन में हिकिड़ो क्वेश्चन मां तव्हां खां कंदमि त जेके सेफ्टी नीड्स आहिनि सर उहे टीचर भी उन्हनि मतलब स्कूल जी मैनेजमेंट या जेको भी टीचर आहे उहो ॿार खे ॾेई थो सघे पियो जी जी सिक्योरिटी नीड्स मतलब। स्कूल जी सेफ्टी और क्लासरूम के अंदर जो जो सेफ्टी रूल्स होते हैं बच्चों की कापी आप देखते हैं कोई ब्रेक में आता है बच्चा कहता है कि सर मेरी कापी किसी ने उठा ली है, चोरी हो गई, मैंने बनाई थी इतनी मेहनत करके। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी नीड्स में आती हैं। सोशली सेफ्टी नीड्स अलग होती हैं और क्लासरूम के अंदर जो स्कूल के अंदर जो नीड्स होती हैं सेफ्टी के वो और होती हैं। बच्चा सेफ खुद को फील करे कि वो स्कूल के अंदर आए, क्लास में अंदर आए, पार्टिसिपेट करे। ये सारी चीज़ें सेफ्टी नीड्स में आ जाती हैं। ओके सर। तो ठीक है यहाँ। Sir, there is a very sorry sir for जी may अंदर I? जी सर सेफ्टी नीड में एक बहुत अच्छी मैस्लो का पॉइंट होता है कि द टीचर अलाउ स्टूडेंट टू मेक मिस्टेक सेफली, कि ये व्हेन द स्टूडेंट चेकिंग देयर मिस्टेक इट शुड बी सेफ। ऐसा ना हो कि वो आपके लिए या दूसरे के लिए हार्मफुल हो, जबकि वो ये नहीं कह रही कि आपको मिस्टेक करनी ही नहीं है। एंड सर एक और बहुत इसकी इम्पोर्टेंट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ Provided the क्लास में environment, the students explore. There is a term of exploration. जो चाहता है उसकी डिजायर नीड को पूरा करना। सर एक ये भी पॉइंट है इसका। जी बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेफ्टी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सारी अगर नीड्स पूरी हो जाती है तो वो बंदे के अंदर खुद ही और खुद का एलिमेंट कि हु एम आई वाला कॉन्सेप्ट, खुद पर सोचना कर रहे हैं, खुद का मकसद, ये सारी चीज़ें कब आती हैं जब ये बेसिक नीड्स और लव बिलोंगिंग सेफ्टी ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। तो ठीक है टीचर को वो बच्चे को रियलाइज़ करवा सकता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो क्या बनना चाह रहा है। तो ये चीज़ चीज़ यहाँ ये नहीं टीचर इफेक्टिव क्लासरूम में यूज़ करवा सकता है। तो ठीक है यहाँ पे हम स्टॉप करें, अगर किसी को बोलना नहीं तो